नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के बारे में बताएंगे। धारा 34 में लिखा गया है कि सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। धारा 34 के साथ साथ आपको धारा 149 पढ़ना चाहिए, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसको दूसरी वीडियो बताएंगे। धारा 34 में सामान्य आशय के अग्रसरण में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। सामान्य आशय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसका प्रावधान है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उस प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो उन सब ने उस कार्य को अकेले अकेले किया हो। आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे 4 व्यक्ति होते हैं, A, B, C, D। चारों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि आज X की पिटाई करनी है। चारों जाते हैं, चारों मिलकर लाठियों से X की पिटाई करते हैं। पिटाई के दौरान X की मृत्यु हो जाती है। अब इसका निर्धारण करना है कि किसकी लाठी से X की मृत्यु हुई है, तो यह कठिन है, इसलिए धारा 34 बनाई गई है। धारा 34 कहती है कि सभी व्यक्तियों को उस अपराध के लिए दायित्वाधीन ठहराया जाएगा। सभी व्यक्तियों के ऊपर धारा 302/34 का आरोप लगाया जाएगा या माना जाएगा प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग उस व्यक्ति की हत्या कारित की है। धारा 34 को किसी व्यक्ति के ऊपर या कोई व्यक्ति धारा 34 के दायरे में कब आता है, इसको जानने के लिए इसके 4 आवश्यक तत्व तो इसके प्रोविजन से ही भारतीय दंड संहिता के निकलता है और दो इसके आवश्यक तत्व न्यायिक निर्णयों के माध्यम से निकलते हैं। कुल मिला के 6 आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति धारा 34 के दायरे में आता है। पहला है आपराधिक कृत्य होना चाहिए। जो कृत्य हो रहा है वह आपराधिक कृत्य से मतलब कोई कृत्य या कोई लोभ से है जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। दूसरा है कई व्यक्ति होने चाहिए। कई व्यक्ति में व्यक्तियों की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। उसमें एक केस आपको बता देते हैं, बाबू मौजी वर्सेस राज्य 1973 का वाद है, जिसमें कहा गया है कि यदि कई अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को छोड़कर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस एक व्यक्ति के ऊपर धारा 34 का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा है सामान्य आशय। सामान्य आशय को आपको पहले बताएं कि सामान्य आशय शब्द को तो भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य आशय होता कब है? सामान्य आशय में व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए। आपराधिक कृत्य करने के लिए पूर्व नियोजित योजना बनाई जानी चाहिए। सामान्यतः ये योजना पूर्व में ही बनाई जाती है, लेकिन यदि यह घटना को होते समय बनाई गई है या घटना के कारित होते समय बनाई गई है तो भी यह धारा 34 के अंतर्गत आती है। इसमें एक आपको वाद बताते हैं, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का, जो बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसके कुछ फैक्ट को भी आपको बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। इसको सिंध नदी का वाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो विवाद हुआ है सिंध नदी के किनारे हुआ है। या इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्ति नरकुल काटने सिंध नदी को पार करके जाते हैं। उन 2 व्यक्ति का नाम है अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह। अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह सिंध नदी के पार नरकुल काटने जाते हैं और वहाँ पर मोहम्मद हुसैन शाह नामक एक व्यक्ति होता है। वह
उन लोगों को मना करता है कि आप यहाँ पर नरकुल मत काटिए, यह क्षेत्र हमारा है। लेकिन वो लोग मानते नहीं, नरकुल काटते हैं। नरकुल काट के जब लौटते हैं तो मोहम्मद हुसैन शाह का भतीजा मोहम्मद कासिम उन लोगों को मना करता है कि ये जो आप नरकुल काटे हमारा है, इसलिए आप यहाँ पर रख दीजिए। वो लोग मानते नहीं हैं। अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह दोनों लोग अपनी नरकुल को नाव पे ला देते हैं और जाने लगते हैं। नाव की रस्सी को मोहम्मद कासिम, जो मोहम्मद हुसैन शाह का भतीजा है, वह पकड़ लेता है और लाठी लेकर अल्लाहदाद के ऊपर प्रहार कर देता है। लेकिन अल्लाहदाद बच जाता है और अल्लाहदाद नाव से एक बांस का टुकड़ा उठाता है और उससे मोहम्मद कासिम के ऊपर प्रहार कर देता है, जिससे मोहम्मद कासिम चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से दो व्यक्ति मोहम्मद शाह और वली शाह वहाँ भरी बंदूक लेकर आ जाते हैं। उन दोनों को आता देखकर अल्लाहदाद और हमीदुल्लाह डर के भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग भागने नहीं देते हैं। महमूद शाह और वली शाह दोनों उन लोगों के ऊपर गोली चला देते हैं। वली शाह अल्लाहदाद के ऊपर गोली चलाता है, जिससे अल्लाहदाद की मृत्यु हो जाती है, और महबूब शाह हमीदुल्लाह के ऊपर गोली चलाता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस मामले को सर माधवन नैयर ने निर्णित किया। पहले तो ये यहाँ के न्यायालय में जब निर्णित किया गया तो दोनों व्यक्तियों को 302/34 के अंतर्गत दायी ठहराया गया था, किंतु जब यह मामला अपील में प्रिवी काउंसिल में गया तब सर माधवन नैयर ने इसमें यह बताया कि चूंकि इसमें व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन नहीं हुआ है, यानी पूर्व में कोई नियोजित योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए इन दोनों को धारा 34 के अंतर्गत नहीं दायी ठहराया जा सकता। ये दोनों व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए, अपने द्वारा किए गए अलग अलग कृत्य के लिए दायी ठहराए जाएंगे। जो व्यक्ति हत्या कारित किया है उसे हत्या के लिए, और जो व्यक्ति हत्या का प्रयत्न किया है या जो उसको क्षतिग्रस्त किया है उसके लिए दंडित किया जाएगा, उसे 307 के लिए दंडित किया जाएगा। दोनों को 302/34 या एक ही अपराध के लिए दोनों को दंडित नहीं किया जाता, यानी इन दोनों के ऊपर धारा 34 लागू नहीं किया जाएगा। चौथा है सामान्य आशय का अग्रसरण। धारा 34 का चौथा जो आवश्यक तत्व है, इसमें वह आपराधिक कृत्य है वह सभी अभियुक्तों के सामान्य आशय को अग्रसरित करने में किया गया हो। इसका कारण यह है कि केवल सामान्य आशय के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को धारा के ऊपर धारा 34 नहीं लगाई जा सकती है। और पांचवा आवश्यक तत्व है अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति। ये घटनास्थल पर उपस्थिति को बहुत ही विस्तृत वर्ड में प्रयोग किया गया है यहाँ, क्योंकि घटनास्थल पर उपस्थिति में किसी व्यक्ति का सशरीर वहाँ उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन के माध्यम से, फोन पे या किसी तरीके से उस घटना में लिप्त है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी वहाँ पर उपस्थित है। जैसे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वाद, ये भी बहुत लीडिंग केस है, इसको भी बताते हैं आप। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्परर 1825 प्रिवी काउंसिल। इसमें क्या होता है कि इस पे वारेंद्र कुमार घोष के ऊपर सभी अभियुक्तों के साथ में पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि साक्ष्य से स्पष्ट हो जाता है कि वारेंद्र कुमार घोष ने पोस्टमास्टर की हत्या नहीं की है और ना ही उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई है। फिर भी सर माधवन नैयर ने यह कहा कि वारेंद्र कुमार घोष भी उस अभियुक्तों के साथ घटनास्थल पर उपस्थित माने जाएंगे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शासन सहायता द्वारा, धारा 107 आप जानते हैं, उसमें बताया गया 3 बिंदु बताए गए, शासन सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, उकसा कर यदि कोई कार्य किया जाता तो उसमें माना जाएगा कि उसने उसमें
अपना योगदान दिया है। तो यदि कोई व्यक्ति उसमें योगदान के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी तरीके से उसमें बना हुआ है, तो यह माना जाएगा कि वह भी घटनास्थल पर उपस्थिति है और वह भी धारा 34 के दायरे में आएगा। इसलिए वीरेंद्र कुमार घोष को भी उस कृत्य के लिए जो सभी व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर किया था, उसमें दंडित किए गए। और आपका ये छठा और अंतिम आवश्यक तत्व है वास्तविक योगदान। वास्तविक योगदान का यह कतई अर्थ नहीं है कि वह व्यक्ति सशरीर उस कार्य में लिप्त हो या वह उस कार्य को अपने हाथों से करे। यदि वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सहायता कर रहा है या सहयोग दे रहा है, तो भी यह माना जाएगा कि उसने उस अपराध को कारित करने में योगदान किया है। आपको एक केस बताते हैं। तुकाराम गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें तीन व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लीजिए A, B, C 3 व्यक्ति हैं और तीनों ने एक योजना बनाई जिसमें तांबे के तार की चोरी करनी रहती है। तो A और C को B उसमें कार्य में लिप्त नहीं होता, मतलब साथ में नहीं जाता है और उस जिस गोदाम में तांबे की तार होती है उसकी एक डुप्लीकेट चाबी है, दूसरी चाबी A और C को दे देता है और A और C जाते हैं उस सामान को चुरा कर लेके जाते हैं। अब जब यह न्यायालय में मामला पहुंचता है, निर्णित होता है, तब न्यायालय में ये जो B है उसमें जो वास्तविक योगदान दिए थे, चाबी दिए थे, तो योगदान के कारण ही उसमें उनका वास्तविक योगदान माना गया और वो धारा 34 और 107 जो उन्होंने साथ से सहायता किया था, इसलिए वे धारा 34 के दायरे में आएंगे। अब आपको बताएंगे सुभिन्न अपराध। ये आवश्यक तत्व अगर पूरे हैं और कोई पूर्व में योजना बनाई गई है और उस योजना के परिणाम स्वरूप, उस योजना के किए जाने के परिणाम स्वरूप उन सभी व्यक्तियों द्वारा उससे कोई भिन्न अपराध कारित कर दिया जाता है, तो सभी अभियुक्तों को उस भिन्न अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, केवल उसे करने वाले अभियुक्त को ही उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। इसमें भी आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे A, B, C, D 4 व्यक्ति हैं, योजना बनाते हैं यक्ष को पीटने का। यक्ष को पीटने उसके घर में जाते हैं। पिटाई के दौरान एक्स की बेटी उसको देखती है, एक्स को देखती है और उनको बचाने के लिए वह दौड़ के आती है, जिससे D क्या है उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है। और जब ये लोग पिटाई करके जाने लगते हैं तो उसके मेज पर उसकी एक अंगूठी पड़ी होती है एक्स की, उसको सी चुरा ले जाता है। अब यहाँ यह निर्धारण करना है कि किसके ऊपर कौन सा दायित्व अधिरोपित किया जाएगा, किसके ऊपर कौन सा आरोप लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सभी व्यक्ति ने उसको मारा है, इसलिए सभी A, B, C, D सभी व्यक्तियों के ऊपर 325/34 का तो आरोप लगाया जाएगा। लेकिन साथ में ये D ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी किया है, तो 354A जिसमें 3 साल की सजा है, तो यह 325 7 साल प्लस 354A 3 साल, यानी कुल मिला के 10 साल तक की सजा हो सकती है। और जो C है वो उसके साथ जो चोरी का अपराध किया है, तो उसको भी 325/34 प्लस 379, इसमें भी 3 साल की सजा है, तो यानी 10 साल तक का उसको भी दंड दिया जा सकता है। अब आपको बताएंगे हम सामान्य आशय और समान आशय क्या होता है। सामान्य आशय जो होता है उसमें व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन होता है, जबकि समान आशय में व्यक्तियों के मस्तिष्क का मिलन आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय जो होती है ये पूर्व में नियोजित योजना बनाई जाती है, जबकि समान आशय में पूर्व में नियोजित योजना नहीं बनाई जाती है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य आशय के अंतर्गत जो अपराध किया जाता है उसमें सभी अभियुक्तों को समान दंड से दंडित किया जाता है। जो इसका परिणाम होता है, जो कार्य किया गया उसमें सभी अभियुक्तों को एक समान दंड से दंडित किया जाता है, सभी अभियुक्तों के ऊपर वह दंड आरोपित किया जाता है। जबकि समान आशय में जो व्यक्ति जो अपराध कारित किया है अपनी अपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित किया जाता है।
अब आपको बताएंगे इसका उद्देश्य क्या है। धारा 34 का उद्देश्य। धारा 34 को बनाने का उद्देश्य यह है कि जहां पर कई व्यक्तियों ने मिलकर किसी अपराध को अंजाम दिया है तो यह निर्धारण करना कठिन होता है कि किस व्यक्ति ने कितना अपराध किया है, तो उसमें उस व्यक्ति को कितना दंड आरोपित किया जाए यह जानना कठिन है। इसलिए धारा 34 में सभी अभियुक्तों को उस अपराध के लिए दंडित किया जाता है जिससे कोई भी अभियुक्त बच न जाए। इसमें एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, जो एग्जाम्पल पहले दिए थे वही। जैसे ABCD 4 व्यक्ति हैं, चारों ने मिलकर एक्स की पिटाई के दौरान, लाठियों से पिटाई के दौरान एक्स की मृत्यु हो जाती है। अब इसका निर्धारण करना कठिन है कि किस व्यक्ति की लाठी से उसकी मृत्यु हुई है, किसको कितना दंड आरोपित किया जाए। तो यहाँ पर धारा 34 ही बताती है कि सभी अभियुक्तों के ऊपर उस दंड को आरोपित किया जाएगा जो इसका परिणाम निकला हुआ है। यानी यदि सभी व्यक्तियों ने लाठियों से पिटाई करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित किया है तो सभी व्यक्तियों के ऊपर धारा 302/34 का आरोप लगाया जाएगा। अब आपको बताते हैं, भिन्न नाम है इसके, कई सारे नाम हैं, भिन्न भिन्न नाम हैं। तो इसमें एक नाम तो आप पॉपुलर जानते हैं, सामान्याशय। दूसरा है सामान्याशय के अग्रसरण में किया गया कार्य, कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तीसरा है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। चौथा है प्रलक्षित दायित्व का सिद्धांत। और आपको एक बहुत ही पॉपुलर नेम इसका है साक्ष्य का नियम। साक्ष्य के नियम में क्या होता है कि यह बताया गया है साक्ष्य के नियम में कि किसी व्यक्ति के ऊपर दंड कैसे आरोपित किया जाता है। पहले तो आप यह जान लीजिए कि जो धारा 34 है यह ना तो किसी अपराध का गठन करती है और ना ही किसी दंड का निर्धारण करती है या दंड की व्यवस्था करती है, बल्कि यह आपराधिक दायित्व का निर्धारण करती है। यही कारण है कि अभियुक्तों पर केवल धारा 34 का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह उसके द्वारा जो कार्य किया गया, जो उसके द्वारा कृत्य किया गया, जो अपराध कारित किया गया उसके साथ लगाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया है तो उसको 379/34 के अंतर्गत दायी किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हत्या का प्रयत्न किया है तो वहाँ उन सभी व्यक्तियों को 307/34 के लिए दायी ठहर जाएगा। जैसे कुछ व्यक्ति मिलकर हत्या किए हैं तो 302/34 का आरोप लगाया जाएगा। जैसे कुछ व्यक्ति मिलकर बलात्कार कार्य किए हैं तो 376/34 का आरोप लगाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।